नमस्कार बच्चों। कल हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज के संबंध में। उसकी व्याख्या की गई थी और चर्चा ये की गई थी कि मीडिया, टेलीविजन विवशता का लाभ उठाते हुए धनार्जन करना चाहता है। वो किसी अपंग व्यक्ति को लाते हैं अपने स्टूडियो में और कुछ ऐसे चुभते हुए सवाल करते हैं जिनसे ये कतई नहीं लगता कि ये कार्य उनका सामाजिक सरोकार से संबंधित है। शुद्ध व्यवसाय नजर आता है। ये बात हमने की थी और हमने निदा फाजली की एक शेर भी पढ़ी थी उसी के परिप्रेक्ष्य में। उसी में आगे हम आज चर्चा करेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, इस कविता में किस पर व्यंग्य है? कविता पढ़ने के बाद निश्चित ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, निश्चित ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि इस कविता में व्यंग्य टेलीविजन के संचालकों, कैमरामैन यानी पूरी की पूरी जो उनकी टीम है उस पर किया गया है। क्योंकि सामाजिक सरोकार के नाम पर वे शुरू करते हैं कार्यक्रम और अंत में क्रूरता पर कार्य समाप्त होता है। उन्हीं पर यह व्यंग्य किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाता है? जाहिर है आपने इसमें पढ़ा है, इसमें वो कहते हैं कि फूली हुई आंख दिखाओ इसको बड़ा बड़ा। तो फूली हुई आंख इसलिए दिखाना चाहता है कि जिससे दर्शक उसके दुख को देखकर, उसके अपाहिजपन से उपजे हुए दुख को देखकर द्रवित हो जाएं और वे सहानुभूति उनके अंदर जगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, जिससे उनका कार्यक्रम सफल हो, टीआरपी बढ़े और उन्हें अच्छी तरह से धनार्जन प्राप्त हो सके। उसी के लिए वो फूली हुई आंख की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, महज अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक एक साथ किन दोनों को रुलाना चाहता है और क्यों? कार्यक्रम संचालक दोनों को रुलाना चाहता है। वो है, हमें दोनों को रुलाना है। कविता की पंक्ति आती, किनको किनको? एक तो स्वयं उस अपाहिज व्यक्ति को, उस शारीरिक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति को जिसको इतना कुरेदा जाता है, उसको इतने उसके दुख याद कराए जाते हैं, भले ही वो उनको भूला हुआ है लेकिन उसको इतना उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो उसके ऊपर और साथ ही साथ दर्शक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति के दुख से एकाकार हो जाए और उसकी करुणा को देख, उसके दुख को देखकर इतना द्रवित हो जाए, करुणा से आप्लावित हो जाए कि उसके भी आंसू फूट पड़े। और जब ऐसा होगा
तभी वो समझेंगे कि उनका कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ, जो वो चाह रहे थे कि, और उसी से उन्हें धनार्जन होगा, टीआरपी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रह गया? जिसमें वो पंक्ति में कहते हैं कि, तो पंक्ति आती है, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो वो जो बात कही जाती है वो रुलाने में असफल हो गया। न तो वह शारीरिक चुनौतीपूर्ण उस व्यक्ति को रुला पाया और न ही दर्शकों को। तो यह चाह रहे थे जो कि दोनों रो पड़े एक साथ, लोगों के अंदर करुणा का एक कितना व्यापक प्रभाव पैदा हो कि एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाए जिसमें सभी एकाकार हो जाएं चुनौतीपूर्ण व्यक्ति के दुख से। तो इस कार्य में असफल रह गए पूर्ण रूप से, तो नहीं कुछ तो सफलता मिली। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? संचालक जब अंत में कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहा होता है उस समय वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह एक आंशिक सफलता प्राप्त कर चुका है। जो वह चाहता था कि एक अपाहिज के दुख को, दर्द को बेचकर कुछ पैसा कमा सके, टीआरपी बढ़ा सके, तो उसमें उसे सफलता एक हद तक मिली है और इसीलिए वो अब इस बात पर मुस्कुराता हुआ आगे कार्यक्रम के बारे में बताता है कि हम शुरू कर रहे थे, अभी आप देख रहे थे, हमने जो कार्यक्रम शुरू किया था जिसे आप देख रहे थे वो क्या था? एक सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम था। तो इसकी बात करता है। तो इस तरह से ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों की चर्चा भी हम कर लेते हैं। इस कविता की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। तो आपने इसमें देखा है कि कुछ बातें कोष्ठक में लिखी गई हैं और एक संबोधित किया गया है, कभी कैमरामैन को, कभी दर्शकों को, कभी स्वयं को। तो एक तरह की संवाद शैली इसमें दिखाई पड़ती है, संवाद शैली, और एक तरह की नाटकीयता है इसमें। जिस तरह से कोई अपना पात्र अदा करते हैं, अपनी भूमिका, तो उसी तरह से इसमें काव्य शैली दिखाई पड़ती है। इसमें एक नाटकीयता है और संवाद शैली। शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। शिल्प सौंदर्य में जैसा कि हम जानते हैं कि शिल्प सौंदर्य में काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों आते हैं। तो भाव सौंदर्य में आपने देखा ही किस तरह से किस खूबसूरती से इन शब्दों के माध्यम से कवि अपने उद्देश्य में पूर्ण हुआ है। बहुत ही सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। वही तो भाषा के बारे में बात कर लें, बहुत ही सहज, सरल और भावानुकूल बोलचाल की आम भाषा, खड़ी बोली हिंदी है इसमें। और मुक्त छंद है, छंद मुक्त कविता है और इसमें कोई गेयता नहीं है, तुकांत है और इसमें एक आंतरिक लय जरूर बनी हुई है। और इसमें जो बातें कोष्ठक के अंदर दी गई हैं उनसे जो है एक संवाद की बात सामने आती है, एक संवाद अदायगी की बात आती है। तो इस तरह से शिल्प सौंदर्य पर हम चर्चा करते हैं। फिर कुछ प्रश्नों पर और हम चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं कविता के साथ, जो कविता से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? तो कविता में जो पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं वो इसलिए कि वो अलग अलग लोगों को संबोधित है, कभी कैमरामैन को, कभी दर्शकों को, कभी वो स्वगत कथन भी हैं उनके अपने आप से। तो इसलिए ये अलग अलग इनका औचित्य यही है कि
वो बात स्पष्ट हो सके कि किसके बारे में बात की जा रही, किसको संबोधित किया गया। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इस पर विचार करें कि करुणा के मुखौटे पे छिपी हुई क्रूरता की कविता है। निश्चित ही यह सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कविता के नाम, कार्यक्रम के नाम पर इसे शुरू किया गया। कैमरे में बंद अपाहिज को मुखौटे में, मुखौटा किसका है? मानवीयता का, करुणा का। वो यही उद्देश्य लेके चलते हैं कि शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के दुख को हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक सामाजिक कार्यक्रम है इस रूप में, लेकिन ये केवल मुखौटा है। उनका मुख्य मकसद तो अपनी टीआरपी बढ़ाना है, लोगों को अपने कार्यक्रम से जोड़ना है, उनमें एक संवेदनशीलता जगाना है, उनकी भावनाओं का दोहन करना है, उससे अर्थ कमाना है। और इसीलिए उसे इतने कठोर प्रश्न, तो क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, इस तरह की जो बेतुके सवाल हैं, ये कहीं न कहीं उनकी क्रूरता को ही स्पष्ट करता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें बहुत सामाजिक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। तो क्रूरता की कविता है, अंततः ये बात सिद्ध हो जाती है। इसके बाद प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? हम समर्थ शक्तिमान, हमने चर्चा की थी पढ़ाते समय कि हम किसके लिए है? मीडिया कर्मियों के लिए, टेलीविजन वाले लोगों के लिए, जो अपने को सर्वशक्तिमान समझते हैं। उन्हें यह भ्रम है, उनके अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है कि वो चाहे तो किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचा दें और किसी को अर्श से फर्श पर ला पटकें। वो अपने आप ऐसा महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम में इतनी ताकत है, मीडिया की इतनी ताकत है कि हम किसी को ऊंचा उठा सकते हैं, किसी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये हम समर्थ हैं, हम शक्तिमान हैं और बाकी सारे लोग दुर्बल हैं। हमारे सामने हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है, वैसा हम साबित कर देते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा? निश्चित ही यह कार्यक्रम जो शुरू किया गया है उसका उद्देश्य ही है दोनों को रुलाना, यानी शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति को रुलाना, उसके दुखों को उभार कर और उसी के दुख में सहभागिता करते हुए दर्शकों को भी रुलाना। इससे क्या होगा? दोनों जब रोएंगे तो एक करुणा का माहौल, एक करुणा का वातावरण बनेगा और उस तरह से सारे लोग एक संवेदनशीलता के साथ एक करुणा का भाव लिए हुए दिखाई पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ेंगे, उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उन्हें कार्यक्रम में अच्छी कमेंट्स मिलेगी। तो इस तरह से उन्हें अर्थार्जन, धन लाभ जो चाहते हैं, जो उनका व्यवसाय है, जो करना चाहते हैं, उनका मकसद पूरी तरह से पूर्ण होगा जब दोनों रोएंगे तब। इसलिए वो दोनों को रुलाना चाहता है। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह बात, यह टिप्पणी बहुत ही क्रूर और गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि उद्देश्य लेके चले थे शारीरिक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति के दुख को
जन सामान्य तक, व्यापक वर्ग तक पहुंचाना, आप तो पहुंचाने वाले में भी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर संवेदनशीलता कहीं नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि जब वह अपने मकसद में मकसद पूरा नहीं हो पाता है, यानी वो दोनों को रुला नहीं पाता है, उसका उद्देश्य था दर्शकों को भी रुलाना चुनौतीपूर्ण व्यक्ति के साथ साथ। वो कार्य जब नहीं पूरा हुआ तो कैमरामैन को आदेशित करता है, कैमरा रहने दो, नहीं हुआ रहने दो, कोई बात नहीं, पर्दे पर वक्त की कीमत। कहने का मतलब ये है कि जितने समय तक ये कार्यक्रम खींचेगा चलेगा, हमें उसके हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा, हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे इसलिए। तो इस तरह से पर्दे पर वक्त की कीमत बताया। पर्दे पर वक्त की कीमत उनके लिए ये है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जितना लंबा कार्यक्रम खींचेगा। वो तो कम समय में ज्यादा लाभ कमाने का उनका उद्देश्य है। और जब वो रुला नहीं पा रहे हैं, अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अंततः हार कर, मजबूर होकर यह कार्यक्रम समाप्त करना पड़ता है। इसको संकेत किया गया है। आशा है विद्यार्थियों, आपने इन प्रश्नों पर जो बातचीत की गई है वो आपको समझ में आए होंगे, और आप भी चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। और इसके बाद हम अगला जो वीडियो होगा उसमें पुनः मुलाकात होगी।